हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग गौतम, एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट। आज हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी के बारे में और जानेंगे कि सीआरपीसी कैसे कैसे काम करती है और कैसे वो दूसरे लॉज के साथ कोऑर्डिनेट करती है। सीआरपीसी की फुल फॉर्म होती है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 1973 में ये इनैक्ट हुई थी इंडिया के अंदर। इसका बेसिकली काम है क्रिमिनल ट्रायल को चलाना। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा एक क्रिमिनल कौन होता है। क्रिमिनल मतलब अ पर्सन हु हैज कमिटेड सम क्राइम। अब कौन सी ऐसी एक्ट है जिसको हम क्राइम बोलेंगे? तो किसी भी एक्ट को रिकॉग्नाइज करना या आइडेंटिफाई करना, इस ये काम होता है हमारे सब्सटैंटिव लॉ का। अब लॉ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के लॉ होते हैं, एक सब्सटैंटिव होता है और एक एडजेक्टिव लॉ होता है। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब जहां पर डेफिनेशंस हैं, मीनिंग्स हैं और पनिशमेंट्स हैं। एडजेक्टिव लॉ का मतलब होता है जहां पर प्रोसीजर दे रखा है। अब सीआरपीसी एक एग्जांपल है एडजेक्टिव लॉ का। तो सब्सटैंटिव लॉ के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एक्ट को कि वो क्रिमिनल एक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी में सबसे पहले एलिमेंट्स दे रखे होते हैं किसी भी एक्ट के, कि एक्ट सीरियस अगर प्रेजेंट है, मेंस rea अगर प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है और रिजल्ट जो है अचीव हो पा रहा है, कि भाई हम किसी को इंटेंशनली हर्ट करना चाह रहे हैं, तो आईपीसी में ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और इसको एक क्राइम बोल। तो जो भी एक्ट आईपीसी या फिर किसी भी सब्सटैंटिव लॉ के अंदर पनिशेबल एक्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? क्राइम बोलते हैं। तो क्राइम के जो ट्रायल चलते हैं, कि जिस भी पर्सन के ऊपर एलिगेशन है कि इसने ये क्राइम कमिट किया है या एक्यूज्ड पर्सन है, उसको फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मिले। तो बेसिकली सीआरपीसी का एक एम होता है कि एक्यूज्ड पर्सन शुड गेट अ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी ने किसी बंदे को पकड़ लिया और कह दिया कि ये चोर है और हमने उसको चोर मान के चोरी की सजा दे दी। जैसे कि आईपीसी में सेक्शन 379 इज फॉर द थेफ्ट, तो हमने 379 के हिसाब से सीधे सीधे पनिशमेंट दे दी। नहीं, सीआरपीसी कहता है नहीं भाई नहीं, तुमने किसी को चोर बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 379 के अंदर वो पनिशेबल हो गया। उसका पहले एक फेयर ट्रायल चलाओगे, आइडेंटिफाई करोगे और फिर केस को प्रूव करोगे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर अलीज्ड या फिर अक्यूज्ड पर्सन क्रिमिनल है और इसने 379 का ऑफेंस किया है। सेकंड चीज जो सीआरपीसी एम करता है वो है एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू अवॉइड डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। सीआरपीसी कहता है कि भाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब यह है कि सीआरपीसी अपनी पूरी तरीके से कोशिश करता है कि ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के अंदर बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करने का काम किसका होता है? पुलिस का होता है। ट्रायल चलाने का काम किसका होता है? मजिस्ट्रेट से स्टार्ट होता है ट्रायल चलाने का काम। इसके लिए सीआरपीसी के अंदर अलग अलग सेक्शंस दे रखे हैं कि कौन कौन मजिस्ट्रेट है, कौन जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कौन सेशन कोर्ट का जज है, कोई हाई कोर्ट का जज है और कौन सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो कौन कौन किस किस केस को ट्राई कर सकते हैं, इसके लिए सीआरपीसी में स्पेसिफिकली प्रोविजंस मेंशन्ड हैं। नेक्स्ट चीज जो सीआरपीसी के अंदर है वो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि सीआरपीसी एक लॉ का पार्ट है और लॉ के लिए हम जब भी बात करते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक प्रिंसिपल आता है, लॉ इज फॉर द सोसाइटी एंड नॉट द सोसाइटी इज फॉर लॉ। तो लॉ का फायदा ही क्या है? अगर वो प्रोसीजर बहुत मुश्किल हो तो सीआरपीसी बीइंग एडजेक्टिव लॉ कोशिश करता है कि पूरे के पूरे प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करके हर एक पर्सन की रीच के अंदर उसको अवेलेबल करवा दे और कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म कर दे, जिससे हर पर्सन अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सके और एक फेयर ट्रायल कंडक्ट किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को जब हम कंक्लूड करते हैं, बेसिकली फंडामेंटल्स को सीआरपीसी के या फिर डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो सीआरपीसी का एक ही पर्पस कंक्लूड होकर आता है, वो कहता है नो पर्सन शुड बी केप्ट डिवॉइड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। यानी कि सीआरपीसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पर्सनल लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स। तो ये पर्सनल लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स की हम जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम एक्यूज्ड पर्सन की, जिसके ऊपर हमने एलिगेशंस लगाए हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई एक क्राइम किया है। तो अब फेयर ट्रायल को समझने के लिए, सीआरपीसी की वर्किंग को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बेसिकली बनाया है, ड्रॉ किया है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि कैसे सब्सटैंटिव लॉ और हमारे एडजेक्टिव लॉ एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल सा ये है कि कोई भी एक एक्ट हो रही है, उस एक्ट को आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज कर रहा है। आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? हम यहाँ पर हम आईपीसी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक पर्सन है ए जिसने चोरी करी है शायद, लेकिन इसके ऊपर एक एलिगेशन लगी हुई है दैट ही इज अ थीफ। तो अब ये थीफ है एक्चुअली या नहीं है, ये डिसाइड करने का काम है सीआरपीसी से एस्टैब्लिश प्रोसीजर से हम चेक करेंगे। तो जो थेफ्ट का ऑफेंस है ये आईपीसी के अंदर डिफाइंड है, तो आईपीसी क्या करेगा? इसकी एक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो ए के ऊपर एलीज करी हुई है इसको थेफ्ट बोलते भी हैं या नहीं बोलते हैं। तो आईपीसी को हम यहाँ पर बोलते हैं
सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब जहां पर हमारे डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स दे रखे हैं कि कौन से एक्ट को क्या बोला जाएगा और किसकी क्या पनिशमेंट है। सब्सटैंटिव लॉ के बारे में यानी कि जब भी हम किसी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या पनिशमेंट है, तो सब्सटैंटिव लॉ को एक्टिवेट करने के लिए हमारी एक एजेंसी होती है। इस एजेंसी को लेमन लैंग्वेज में कहते हैं पुलिस। अब पुलिस क्या करेगी, लोग गए हैं कि भाई ए को पकड़ के लेके गए हैं कि ए ने चोरी करी है। अब पुलिस क्या करेगी, ए के एक्ट को आइडेंटिफाई करेगी, किससे, थ्रू सब्सटैंटिव लॉ, और चेक करेगी आईपीसी के अंदर कि ए ने जो काम किया है वो आईपीसी के अंदर थेफ्ट की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है, पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं है। ये पुलिस ने प्राइमरी अपना काम कर दिया। इस पूरे काम को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस की फाइंडिंग्स होंगी और उस फाइंडिंग्स के हिसाब से पुलिस अपनी एक रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट कर देगी। अब जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट को कोर्ट को सबमिट कर दिया है तो कोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव लॉ अब कौन परफॉर्म कर रहा है, कोर्ट परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर हमने बेसिकली ये देखा कि ये एक एक्ट है जो कि किसी बंदे ने परफॉर्म करी है, उस पर्सन को हम बोल रहे हैं परफॉर्मर या डूअर। तो उस इंसान को या फिर उस पर्सन को बाय लॉ हम बोलते हैं एलिजिड पर्सन या फिर एक्यूज्ड पर्सन। सीआरपीसी में हम एक्यूज्ड पर्सन टर्म यूज करते हैं। अब इस एक्यूज्ड पर्सन के एक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। आइडेंटिफाई कैसे करा है, सब्सटैंटिव लॉ से आइडेंटिफाई करा है। सब्सटैंटिव लॉ हमारे यहाँ पे चोरी के केस में आईपीसी लगता है, तो आईपीसी से हमने आइडेंटिफाई करा। अब ये रिपोर्ट जो है हमारे कोर्ट के पास सबमिट कर दी है पुलिस ने, प्राइमरी एजेंसी होती है इन्वेस्टिगेशन की। अब जब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो हमको पता चला है कि भाई एडजेक्टिव लॉ अब फिर से एक्टिवेट हो गया है। बट ट्विस्ट कहानी में ये आता है, मजेदार फैक्ट ये है कि एडजेक्टिव लॉ ने ही सब्सटैंटिव लॉ को पहले एक्टिवेट किया था। अब ये कैसे हुआ, चोरी हुई, हम सब ने लोगों ने पकड़ लिया ए को चोरी करते हुए, हमें नहीं पता उसने चोरी करी या नहीं करी है, लोगों ने बताया कि भाई ए ने चोरी करी है। तो अब ए को पुलिस के पास लेके गए हैं लोग, तो एडजेक्टिव लॉ कहता है कि पुलिस इंक्वायरी करेगी या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इंक्वायरी इज नॉट द राइट टर्म हेयर, क्योंकि इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है। तो अब एडजेक्टिव लॉ कहता है यानी कि सीआरपीसी कहता है कि भाई सबसे पहले अपनी पुलिस को एक्टिवेट करो, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ए के ऊपर जो एक्ट एलिज करी है ए सच में उस चीज के लिए एक्यूज्ड पर्सन है या नहीं है। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, डेफिनेशन चेक करी, पनिशमेंट चेक करी, अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट के पास सबमिट कर दी। अब कोर्ट एक ट्रायल को कंडक्ट करेगी। उस ट्रायल को यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि एडजेक्टिव लॉ को पहले एक्सरसाइज करा था पुलिस ने, अब एक्सरसाइज करने वाला है कोर्ट। तो हमें इस प्रोसीजर से ये समझ में आता है कि पोस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन अंडर सब्सटैंटिव लॉ कम्स इन फोर्स एडजेक्टिव लॉ बाय कोर्ट। ठीक है जी, जब हमने आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन कर लिया तो भाई एडजेक्टिव लॉ बाय कोर्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने की वो ये होती है, आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन टू बी डन एज टू द लॉफुल प्रोसीजर ऑफ एडजेक्टिव लॉ। यानी कि ये एडजेक्टिव लॉ ही है जो सब्सटैंटिव लॉ को तो एक्टिवेट कर ही रहा है, साथ ही साथ ये इसके बाद खुद को फिर से एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन दोनों बार क्या कर रहा है, अथॉरिटी को डिसाइड कर रहा है कि हु इज द ऑथराइज्ड पर्सन टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ लॉ। तो कोई भी एक्ट कंडक्ट होने के बाद सबसे पहली पावर आ जाती है पुलिस के पास, और पुलिस जब अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट या फिर कंक्लूजन रिपोर्ट सबमिट कर देती है तो ये पावर किसके पास आ जाती है, कोर्ट के पास। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बात करी थी कि सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है और सीआरपीसी कैसे कैसे एक्टिवेट होती है किसी भी एक पर्टिकुलर एक्ट के बाद, और किस पर्सन को हम एलिजिड पर्सन या एक्यूज्ड पर्सन बोलते हैं, एलिजिड पर्सन और एक्यूज्ड पर्सन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, सब्सटैंटिव लॉ और एडजेक्टिव लॉ के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कैसे एडजेक्टिव लॉ और सब्सटैंटिव लॉ आपस में इंटरडिपेंडेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे मजिस्ट्रेट्स एंड अलग अलग कोर्ट्स के पास सीआरपीसी के अंदर पावर्स को डिफरेंशिएट किया गया है।